अदम्य शक्ति रखने वाले हमारे प्रिय विद्यार्थी, मैं आपके सामने ब्रीफ में 1976 से लेकर जो विश्वविद्यालय का सफर शुरू हुआ और आज हम किस मुकाम पर पहुंचे वहां तक ब्रीफली पहुंचता हूं। हालांकि कई पहलुओं को कुलपति साहब टच कर चुके हैं, मैं उसको और जल्दी स्किप करता हुआ निकलूंगा। हमारा विश्वविद्यालय इस आइडियोलॉजी पे काम करता है जो महर्षि दयानंद सरस्वती की आइडियोलॉजी है, जिसका जिक्र कुलपति महोदय कर रहे थे कि शिक्षा जरूरी क्यों है, और उसका उत्तर भी दे रहे थे। और महर्षि दयानंद सरस्वती की आइडियोलॉजी जो है, जो उन्होंने कहा था कि शिक्षा के बिना मनुष्य केवल नाम का मनुष्य है। मनुष्य का यह परम कर्तव्य है कि वह शिक्षा अर्जित करे, सदाचारी बने, द्वेष से मुक्त हो और धर्म के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए लोगों के कल्याण के लिए उपदेश दे। हमारा जो यूनिवर्सिटी का विजन और मिशन है, हमारा विश्वविद्यालय एक अग्रणी परिवर्तनकारी शिक्षण समुदाय बनने की आकांक्षा रखता है, जो कि शिक्षण, अनुसंधान और सेवा में उत्कृष्टता तथा बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में पूरी दुनिया भर में जाना जाए। मिशन की बात करें, विश्वविद्यालय शिक्षण, नवाचार, आजीवन सीखने, सांस्कृतिक संवर्धन और आउटरीच सेवाओं में उत्कृष्टता के माध्यम से जीवन बदलने और सामाजिक सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। ये कोर वैल्यूज हैं जिनके लिए विश्वविद्यालय काम करता है: एकेडमिक एक्सीलेंस, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन रिसर्च एंड इनोवेशन, morality and ethics, social commitment and inclusiveness, environmental sustainability और सर्विस। आप यहाँ पढ़ने आए हैं, आपके ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए? पर्सनल, इंटेलेक्चुअल, प्रोफेशनल, सोशल एंड कल्चरल। ये आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे। और इनको पाने के लिए ये कैसे डेवलप हों, उसके लिए मॉडल फ्रेमवर्क जो है वो इस तरह का है कि पर्सनल के लिए हम जो सुविधाएं मुहैया आपको कराते हैं वो योगा एंड मेडिटेशन, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, कल्चरल एक्टिविटीज, इस तरह की कई चीजें हम मुहैया कराते हैं। चाहे वो पर्सनल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट की बात हो। हिस्ट्री की बात करें तो 1976 में हरियाणा ने 1975 में एक्ट बनाया था और 1976 में हमारा विश्वविद्यालय एस्टैब्लिश हुआ। और ये यूनिटरी टीचिंग एंड रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी शुरुआत में थी, जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन और रिसर्च विद स्पेशलाइजेशन जो है स्टडीज ऑफ एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल और लाइफ साइंसेस का। लेकिन आज इस यूनिवर्सिटी ने अपने पंख पूरी तरह से फैला दिए। शुरुआत 9 डिपार्टमेंट्स और 4 फैकल्टी से हुई थी, आज 41 डिपार्टमेंट्स और 11 फैकल्टीज। इस यूनिवर्सिटी का नाम
महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 1977 में रखा गया, उससे पहले ये रोहतक यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी। और 1978 में ये टीचिंग कम एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बनी, पहले ये यूनिटरी टीचिंग एंड रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। यूजीसी से जो भी उनके सेक्शन होते हैं जिसके तहत हमें वित्तीय सहायता मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, वो सेक्शन है 2F और 12B। ये 79 और 83 में हमें यूजीसी ने इन सेक्शन के तहत हमें ग्रांट प्रदान की कि फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको प्रदान की जाएगी। 1988 में यूनिवर्सिटी का एक पीजी रीजनल सेंटर रिवाड़ी बना और एक कॉरेस्पॉन्डेंस सेल की स्थापना हुई। पीजी रीजनल सेंटर जो रिवाड़ी 88 में था, आज वो फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है। और कॉरेस्पॉन्डेंस सेल बाद में ये डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन और आजकल ये सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ओपन डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से जानी जाती है। ये मैं जिक्र कर चुका हूं, इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, 40 की जगह 41 डिपार्टमेंट्स हैं और 10 की जगह 11। लैंड की बात करें तो 627 एकड़ लैंड है। 1 एकड़ मतलब 4840 स्क्वायर यार्ड, मल्टीप्लाई कर लेना। एमडीयू एजुकेशन मॉडल की बात करें तो अपने विजन मिशन को अचीव करने के लिए और कोर वैल्यूज को अचीव करने के लिए ये मॉडल, जिसमें हम कॉग्निटिव एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, कोर एकेडमिक्स के साथ साथ इन स्किल्स को भी जो है निखारते हैं। रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ सोशल, एथिकल एंड इमोशनल कैपेसिटीज, community engagement, soft skills and employability skills, equity and inclusiveness, arts, literature and aesthetics, और health and wellness। वीसी साहब जिक्र कर रहे थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जो भी +2 के बाद बच्चे आज वही मौजूद हैं ज्यादातर, और उनके लिए हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत कर चुके हैं। और क्या है बेसिकली एनईपी में क्या रहेगा हमारा सिस्टम? एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट। मैं एक टेम्पलेट भी दिखाना चाह रहा हूं कि जो बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया है उसमें सिर्फ एक ही स्लाइड मैंने ऐसी रखी है, जिसमें आप देख रहे हैं पहले कॉलम में सेमेस्टर है कि जो सेमेस्टर चलेंगे, और आप देख रहे हैं कि हर साल के बाद एग्जिट का ऑप्शन है। तो एग्जिट हो सकता है, कभी भी एंट्री हो सकती है, लेकिन ये सब 3 साल के अगर प्रोग्राम की बात करूं तो 7 साल के अंदर कंप्लीट करना है। इसमें डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज रहेंगे और उसके बाद आपके मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज रहेंगे, सॉरी माइनर कोर्सेज रहेंगे, और वोकेशनल भी 12 क्रेडिट 3 साल के अंदर पूरे करने जरूरी है। जैसा कि वीसी साहब बता रहे थे कि सपोज आपने 5 ईयर इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स लिया हुआ है, तो आप अपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक के साथ माइनर में स्टैटिस्टिक्स रख सकते हैं, मैथमेटिक्स रख, मतलब एक आपको बास्केट दी जाएगी, उस बास्केट में से आप पेपर चुन सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स की बात करूं तो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स वो कोर्स आपने पढ़ना है जो +2 तक आपने नहीं पढ़ा, यानी जिसकी कोई इच्छा रह गई थी कि मुझे तो वो भी पढ़ना था, किसी ने म्यूजिक नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है, जो भी मतलब इच्छा उसकी रह गई थी, तो वो अपनी इच्छा इस पेपर को लेकर पूरी कर सकता है।
एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज भी होंगे, जिससे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं वो आप ले सकते हैं। स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज रहेंगे और वैल्यू एडिड कोर्सेज भी रहेंगे। ये टेम्पलेट आपके सामने रखा है, इसके हिसाब से आपका जो स्कीम है वो होने वाली है। डाइवर्स अरे ऑफ प्रोग्राम्स हैं हमारे यहाँ, कई तरह के पीजी यूजी प्रोग्राम चलते हैं, कई सब्जेक्ट्स में पीएचडी चलती है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज, 3700 से ज्यादा कोर्सेज चलते हैं और 100 से ज्यादा वैल्यू एडिड कोर्सेज हम ऑफर करते हैं। 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ हमारे कैंपस पे है और 1,75,000 अप्रोक्सीमेटली हमारी जो एफिलिएटेड कॉलेजेस की स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। हमारे जो कोर्सेज हैं वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड हैं और उनमें शामिल हैं वो कोर्सेज भी जो रेलिवेंट टू जेंडर सेंसिटिविटी, प्रोफेशनल एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज एंड कम्युनिटी आउटरीच। हमारी डिमांड रेशियो आपने एडमिशंस के टाइम भी देख लिया होगा कि कितनी डिमांड रेशियो रहती है। और एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स की बात करें, टाइमली एग्जामिनेशन का रिजल्ट आता है और पास परसेंटेज स्टूडेंट्स की अच्छी रहती है। वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, कम से कम 18 साल, एवरेज की बात करूं तो 18 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस कम से कम है। और डाइवर्सिफाइड टीचिंग फैकल्टी है, 25% से ज्यादा दूसरे स्टेट्स के टीचर हैं। क्वालिफाइड फैकल्टीज है, इफेक्टिवली हम यूज करते हैं आईसीटी टेक्नोलॉजी का और मेंटर मेंटी इंटरेक्शंस भी इफेक्टिवली लागू रहती है। स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमिक एंड रिसर्च फैसिलिटीज हैं, पॉलिसीज अच्छी तरह से बनी हुई हैं। रिसर्च फंडिंग हमारे पास कम से कम 40 करोड़ की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनसे हमारे पास है। 18 टीचिंग ब्लॉक्स हैं। हॉस्टल्स हमारे पास 10 लड़कियों के लिए, 10 लड़कों के लिए और एक इंटरनेशनल हॉस्टल है। 2500 पीसीज और 150 लैपटॉप्स, इस तरह से कई फैसिलिटीज। लाइब्रेरी की बात करें तो अलग से लाइब्रेरियन भी आपको बताएंगे कि हमारे पास कितनी ई बुक्स हैं, कितनी बुक्स हैं, कितने डेटाबेसेस हैं। और रीडिंग फैसिलिटी की बात तो वीसी साहब भी बता रहे थे और ये भी कह रहे थे कि ये लाइब्रेरी हिंदुस्तान में आकलन किया जाए तो नंबर 1 लाइब्रेरी है। और इसमें आप 2000 से ज्यादा जो है सीटिंग कैपेसिटी है रीडिंग के लिए बच्चों की 24/7, और आराम से बैठ सकते हैं ठंडे माहौल में, गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करें तो लगभग सभी तरह की फैसिलिटीज, उसका जिक्र भी किसी साहब कर रहे थे, मैं निकलूंगा इसको लेकर जल्दी से। डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की बात करें तो इसका भी अलग से डीन स्टूडेंट वेलफेयर बताएंगे कि ये किस किस तरह की फैसिलिटीज, इनकी भी कई तरह की स्कीम्स होती हैं, कई तरह की स्कॉलरशिप्स हैं, कई तरह की ये फैसिलिटीज जो है ये उपलब्ध कराते हैं, इसका जिक्र डीएसडब्ल्यू करेंगे। एक कंसोर्शियम ऑफ सेंटर्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स के नाम से है, जो 4 जिसमें सेंटर्स हैं। एक यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, एक सेंटर फॉर लाइफ स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, एक यूथ सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट और एक करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट। वीसी साहब क्योंकि इनका एक्सपीरियंस उस तरह का रहा है, डायरेक्टर सीईसी रहे हैं दिल्ली 5 साल, और उनकी उस नॉलेज की बदौलत ये फैसिलिटीज, ऑनलाइन फैसिलिटीज देने के लिए भी यूनिवर्सिटी जो है सक्षम है। और उस वजह से हमारे पास 68,174 ई बुक्स भी हैं इन सेंटर्स के लिए। यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें तो कई तरह की जो एग्जामिनेशंस की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी ये करवाता है सेंटर। ये आप स्लाइड पे जल्दी से देख सकते हैं क्योंकि मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। और सेंटर फॉर लाइफ स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स की बात करें
तो ये 2020 में एस्टेब्लिश हुआ था और यंगेस्ट सेंटर है इन चारों सेंटर्स में। लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स इंपार्ट किया जाता है। कई तरह के वैल्यू एडिड कोर्सेज चलते हैं और यूनेस्को और ब्रिटिश काउंसिल के साथ एमओयू इस सेंटर ने किया हुआ है, जिसके तहत वैल्यू एडिड कोर्सेज चलते हैं और कम्युनिकेशन स्किल के कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। यूथ सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट की बात करें, ये 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था और 370 स्टूडेंट से ज्यादा, जिसमें 100 लड़कियां भी शामिल हैं, इन्होंने सक्सेसफुली एसएसबी क्लियर किया है और दे हैव बीन कमीशन्ड इन आर्म्ड फोर्सेस। 8 गाइडेंस प्रोग्राम्स हर एकेडमिक सेशन में ये सेंटर चलाता है, जिसमें 160 से 200 बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं। और जो सक्सेस रेट है, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं आर्म फोर्सेस के, वो इसको जज करते हैं कि ये इसका जो सक्सेस रेट है, ये सबसे बढ़िया सक्सेस रेट है इस सेंटर। करियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल भी बखूबी हमारी यूनिवर्सिटी में काम कर रही है। ये स्टूडेंट्स को हेल्प करती है, उनको प्लान करने के लिए, उनको फोकस करने के लिए उनके करियर पर, और जॉब रेडी कैसे बन सके उसके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रोग्राम्स चलते रहते हैं इसमें। और टेक महिंद्रा के साथ जो है एमओयू किया हुआ है, वो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके साथ मिलकर भी हम करवाते रहते हैं। एमओयू साइन हुआ है टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव ट्रस्ट फॉर टाटा स्काई गूगल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, जो स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बढ़ाएगा। कई तरह की सेल्स हैं, अगर आप प्रोस्पेक्टस पढ़ें, जो बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं, प्रोस्पेक्टस के जो आपका प्रोस्पेक्टस है उसका पेज नंबर 27 से लेकर 36 तक आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जो आपको बताएगा कि यूनिवर्सिटी क्या है, आप यूनिवर्सिटी के बारे में जान पाएंगे। तो 27 से 36 जरूर पढ़ें। ये फंक्शनल रिसर्च कोलैबोरेशंस जो हमारे हैं विदेश और देश में जितने भी संस्थान हैं उनके साथ, कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम्स कई तरह के चलते रहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। आप देख पा रहे हैं स्लाइड। सोलर एनर्जी 1 मेगावाट हमने अपने जो है यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स की छतों पे 1 मेगावाट की बिल्ड जो है वो सोलर प्लांट लगाया हुआ है और इसकी क्षमता और बढ़ाने जा रहे हैं, यानी 1.5 मेगावाट और बढ़ाएंगे तो 2.5 मेगावाट का सोलर प्लांट हमारा लग जाएगा। स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की बात कर रहे थे और वीसी साहब ने जिक्र भी किया, और ये लिस्ट है कि ओलंपिक मेडलिस्ट कितने हैं, एशियन गेम्स मेडलिस्ट कितने हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट, अर्जुन अवार्डीज, भीम अवार्डीज, द्रोणाचार्य अवार्डीज, और टोक्यो ओलंपिक्स में 11 प्लेयर्स ने हमारे में पार्टिसिपेट किया और अब तक 207 इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रोड्यूस कर चुका है। स्टूडेंट्स की कोई समस्या ना हो, यूनिवर्सिटी ऐसा चाहती है, फिर भी कभी कभी कोई समस्या हो सकती है, उसके लिए भी, उसके निवारण के लिए भी हमारे मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग ग्रीवेंस ऑफ स्टूडेंट्स। कई ब्रांचेज हैं, कई डिपार्टमेंट्स हैं। आपकी अगर कोई समस्या है तो आप अपने डिपार्टमेंट के हेड से अपनी समस्या रख सकते हैं। अगर एकेडमिक नेचर की समस्या है, एडमिशन से रिलेटेड है, एकेडमिक ब्रांच है। एडमिशन के बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद आरएनएस ब्रांच है। कॉलेज ब्रांच से कॉलेज वालों का पाला पड़ सकता है, आपका नहीं। और वार्डन हॉस्टल से रिलेटेड है तो वार्डन से बात कर सकते हैं। अगर ब्रांच कोई रिजॉल्व ना करे तो फिर रजिस्ट्रार के पास आ सकते हैं। कोई एग्जामिनेशन ब्रांच ना करे तो कंट्रोलर के पास जा सकते हैं। कोई कॉलेज ब्रांच के कंसर्न ऑफिसर्स ना कर पाए तो डीन कॉलेजेस बैठे हैं,
उनके पास जा सकते हैं, चीफ वार्डन के पास जा सकते हैं अगर वार्डन, कंसर्न वार्डन आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व ना कर पाए, और फिर भी रिजॉल्व ना हो तो फिर डिपार्टमेंटल लेवल पर एक कमेटी है, रिग्रेशन कमेटी, अगर एकेडमिक रिलेटेड इश्यूज हैं। दूसरे इश्यूज हैं तो इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट ग्रीवेंस रिग्रेशन कमेटी है, और वो भी सॉल्व ना कर पाए, फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ग्रीवेंस रिग्रेशन कमेटी है। प्यारे बच्चों, सीधा रजिस्ट्रार या वीसी के पास आने की बजाय इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। ये समस्याएं भी नहीं आ सकती अगर आपका मेंटर मेंटी सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है, और मेंटर मेंटी सिस्टम यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़िया चलता है। नॉर्मली 20 बच्चों को एक मेंटर, डिपेंड करता है वो कितनी स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली डायरेक्टर आईक्यूसी जो है वो मेंटर कोऑर्डिनेटर है। डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में एक आईक्यूसी ऑफिसर होता है और वो नोडल मेंटर होता है उस डिपार्टमेंट का। मेंटर कंसर्न डिपार्टमेंट का फैकल्टी मेंबर होता है और मेंटी आप खुद होते हैं। मेंटरिंग जो की जाती है एक तो इंडक्शन प्रोग्राम के जरिए की जाती है, जो ये 4 दिन का प्रोग्राम चल रहा है इसमें आपकी जो मेंटरिंग है वो हो रही है, और कंटिन्यूस डिस्कशन से भी मेंटरिंग होती है डिपार्टमेंटल लेवल पे। वहां हर महीने कम से कम एक मीटिंग जरूर होती है, और उसमें ये भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो एक्सेप्शनली ज्यादा बढ़िया मतलब परफॉर्म कर रहे हैं, और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बिलो पार जो है, जिनकी परफॉर्मेंस है, जिनकी अटेंडेंस है, और उसके कारण ढूंढे जाते हैं। पेरेंट्स की मदद की जरूरत पड़े तो वो भी ली जाती है, और उनको उनकी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व किया जाता है। जरूरत पड़े तो बच्चों की प्रोग्रेस को पेरेंट्स को जो है उसके बारे में इन्फॉर्म भी किया जाता है। एक काम नहीं होता, मेंटी को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंस रिपोज करे मेंटर में, और जब कभी वो एडवाइस करे तो उसको माने। रिकॉर्ड कीपिंग भी की जाती है, जितना भी रजिस्टर रखे जाते हैं बकायदा, क्या मीटिंग हुई, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे रिजॉल्व की गई, सारी रिकॉर्ड कीपिंग रखी जाती है। और रिलेशनशिप बियॉन्ड एंड ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेशन, यानी जब बच्चा चला जाता है, क्योंकि एक ही मेंटर के पास उस पूरे प्रोग्राम की ड्यूरेशन में वो बच्चा जो है एक ही मेंटर के पास रहता है, और निकल यहाँ से चले जाने के बाद भी उम्मीद ये की जाती कि 3-4 साल कम से कम जरूर वो टच में रहे, हमेशा रहे तो अच्छी बात है। हमारी एलुमनाई की डायरेक्टर बैठी हैं, इनके लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर हमेशा टच में रहे। हर हमारी यूनिवर्सिटी के लिए तो खैर होएगा ही होगा। मेजर अचीवमेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी की क्या रही है? 2003 की बात करें तो B++ ग्रेड मिला था इस यूनिवर्सिटी को। 2010 की बात करें तो 4 में से 2.97 CGPA मिला था, 3 क्रॉस करता तो A ग्रेड हो जाता। हमने री एक्रीडिटेशन कराया, और री एक्रीडिटेशन का रिजल्ट आया तो ये स्कोर 3.03 हो गया, यानी हम A ग्रेड हमें मिल गया। उसके बाद 2019 में स्कोर की इंप्रूवमेंट देखिए कि 3.03 से हम 3.44 आउट ऑफ 4 पहुंच गए, और A+ ग्रेड हमें मिला। 3.51 मिल जाता तो A++ हो जाता। उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। 2024 में फिर से एक्रीडिटेशन होनी है। 2018-19 में स्वच्छता रैंकिंग के लिए पार्टिसिपेट किया तो ये हिंदुस्तान की, इंडिया की नंबर 1
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी जिसको पहला स्थान मिला स्विट्जरलैंड, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया। 2020 में संस्था रैंकिंग के लिए फिर हमें मना कर दिया गया कि आप पार्टिसिपेट मत करें, लेकिन 2020 में ग्रीन मेंटर अवार्ड हमें मिला कि अब आप दूसरों की मेंटरिंग करें कि कैसे ये कैंपस को ग्रीन क्लीन रखा जा सकता। 2016 ऑनवर्ड्स हमारी जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रैंकिंग की जाती है, उसमें हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में है लगातार 2016 से अब तक। और 2019 ऑनवर्ड्स की बात करूं तो हमारे जो रिसर्च मीट्रिक वैल्यूज हैं, हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब में हमारे जो वैल्यूज हैं रिसर्च मीट्रिक वैल्यूज टॉप। वीसी साहब बता रहे थे कि 21 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और 24 प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और 6 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज फंक्शनल हैं। 60 के आसपास टोटल हो सकती है, लेकिन ये फंक्शनल 52 है। तो आप देख रहे थे कि इतनी यूनिवर्सिटीज, इतनी स्टेट यूनिवर्सिटीज में हरियाणा में हमारी यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड करती है। और वीसी साहब ये भी कह रहे थे कि बच्चा चाहता है कि मैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊं, क्यों ना हमारी यूनिवर्सिटी ही और अच्छी बन जाए, और बच्चा चाहे कि मैं एमडीयू में ही आऊं। और ये सब कौन कर सकता है? आप कर सकते हैं, आपका साथ कर सकता है। जो टारगेट हमने बनाया है, देखिए ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि हम एक्सीलेंस पे पहुंच जाएंगे, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि एक्सीलेंस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड नॉट एन एक्सीडेंट। कंटिन्यूस प्रोसेस है और हम एक्सीलेंस की तरफ बढ़ें, और 2025 तक हम क्या चाहते हैं, वीसी साहब ने भी जिक्र किया कि एमएन 25 बाय 25 यानी 2025 तक हम जो अब टॉप 100 में, हम टॉप 25 में हो, ये हम चाहते हैं। हमारा ये डबल प्लस ग्रेड हो, ये 2024 में ही एक्रीडिटेशन होनी है, उसमें हो। वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो टॉप 500 में हो हमारी 2025 तक, और एनईपी का टोटल इंप्लीमेंटेशन हो 2025 तक। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो ये हमारी इंप्रूव हो, 25,000 हो जाए, और 2025 तक ये कब होगा? ये होगा जब आप, वीसी साहब कह रहे थे कि आप शिद्दत से काम करें, पैशन और कंपैशन से काम करें। ये होगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे विद गुड वैल्यू सिस्टम, एथिक्स, सिंप्लिसिटी, हम्बलनेस, और एक चीज और रखनी है, विनर एटीट्यूड जरूर रखना है। इसके साथ जब आप काम करेंगे तो ये जरूर होगा। आपकी शिद्दत कम नहीं होनी चाहिए। आप, एक हमारे साथ आज चीज रहती है, हमेशा रहती है, जो हमारी दोस्त भी है, हमारी दुश्मन भी, हम हमेशा अपने साथ रखते हैं। उसका उतना ही उपयोग करें, उतना ही यूज करें जितना जरूरी हो। एक डाटा लिया गया कि जो इंडिया का कि मोबाइल का जो यूज ऑन एन एवरेज हिंदुस्तानी जो यूज कर रहा है, वो दिन में 4 घंटे ऑन एन एवरेज एक बंदा खर्च कर रहा है इसके।
अगर ऐसा रहा तो देश का क्या होगा, पहले तो आपका क्या होगा, फिर समाज का क्या होगा, फिर संस्थान का क्या होगा, परिवार का क्या होगा और देश का क्या होगा। उसका इस्तेमाल जितना कम से कम हो सके उतना करें। और यूनिवर्सिटीज के पास इतनी फैसिलिटीज हैं कि आप जितना ड्यूरेशन है ना आपका प्रोग्राम का, पूरा ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन आप फैसिलिटीज अवेल नहीं कर सकते, इतनी फैसिलिटीज हैं स्पोर्ट्स की, कल्चरल दुनिया। तो मेहनत करें, और मेहनत भी ऐसी करें कि सक्सेस मिले। वो ठीक है कि गीता का उपदेश भी आपने ध्यान रखना है, जो ऋषि साहब भी कह रहे थे कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत रखे इंसान। क्योंकि आप मेहनत करते हैं, सक्सेस कई बार उतना नहीं मिल पाता, कई बार उससे ज्यादा मिल जाता है। ज्यादा मिल जाए तो कॉलर खड़े ना करें, और कम मिले तो हताश ना हो। मेहनत के लिए मैं कई बार कहता हूँ, श्री गुरु नानक देव जी की लाइन कहने का मेरे को दिल करता है कई बार, आज फिर कहना चाहता हूं। कैसी मेहनत करें कि तन को खेत माने, कि तन को खेत माने, परमात्मा के नाम रूपी बीज डाले, मन को खेत चलाने वाला हलवाहा, खेत में हल चलाने वाला हलवा माने, यतन को जल माने, नम्रता की बाढ़ लगाएं, संतोष का हंसिया बनाएं, जीवन आचरण को कृषि समझें। ऐसी प्रेम भावना से अगर खेती की जाए तो आपकी फसल उत्तम हो और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते थे कि भाग्य भी कमाया जाता है, ऐसी कोई कृपा नहीं जो कमाई ना गई। तो साथियों, आपने भरपूर मेहनत करनी है और अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, अपने आप को, अपने घर को, समाज को, संस्थान को, राज्य को, देश को। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते थे कि आप दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, आपके पास भी सर्वश्रेष्ठ ही लौट कर आएगा। इन्हीं सपनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।